गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिम्नोस्पर्म के एक सदस्य पाइनस के बारे में अध्ययन करेंगे। पाइनस कॉनिफेरेल्स नामक गण का सदस्य होता है। कॉनिफेरेल्स के अंतर्गत वो पादप आते हैं जो शंकुधारी होते हैं, यानी शंकुरूपी होते हैं। अब इस जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पहले साइकस का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब ये दूसरा मेंबर है जो पाइनस है। सबसे पहले अपन इसका वर्गीकरण देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। वर्गीकरण में जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ईयर में प्लांट्स के अपन ने वर्ग पढ़े थे, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे। इसके बाद जो वर्ग आते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जो अनावृत बीजी पादप होते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, तथा जो आवृत बीजी होते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नो व एंजियो दोनों में ही, जैसा नाम से अपन को ज्ञात है कि आवृत बीजी अनावृत बीजी, तो इन दोनों के नाम में बीजी शब्द आ रहा है। बीजी का अर्थ होता है कि ये बीज बनाना शुरू कर देते हैं। एल्गी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये जो भी अपन ने पढ़े थे ये बीज नहीं बनाते थे। जिम्नोस्पर्म पहला ऐसा वर्ग है जो बीज बनाता है, और बीज बनाने वाले पादपों के वर्गों में केवल दो ही आते हैं। एक तो जिम्नोस्पर्म जिसे अनावृत बीजी कहा जाता है, दूसरा एंजियोस्पर्म जिन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। लेकिन अनावृत बीजी व आवृत बीजी में एक अंतर होता है। अंतर ये है कि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अनावृत बीजी, अनावृत का मतलब जो होता है कि बीज तो बनते हैं लेकिन कोई आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि बीज अनावृत होते हैं। अनावृत से क्या तात्पर्य है? जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें बीज, तो ये आवरण की बात कर रहे हैं। कौन सा आवरण है? आप ये देखेंगे, जैसे आप नींबू देखते हैं, आप अमरूद देखते हैं, आप संतरा देखते हैं, आप ये जो भी फल देखते हैं ये सब आवृत बीजियों के अंतर्गत आते हैं। तो जो बीज होता है वो फल के भीतर पाया जाता है। लेकिन जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, बीज तो बनते हैं उनमें लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। तो यही एक मुख्य अंतर अनावृत बीजी व आवृत बीजी पादप में पाया जाता है कि अनावृत बीजियों में बीज बनेगा लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो आवृत बीजी होते हैं उनमें बीज भी बनता है, फल भी बनता है, और बीज फल के भीतर पाया जाता है। तो वर्गीकरण में सबसे पहली चीज़ अपन ने देखी कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है पाइनस। तो इसका जिम्नोस्पर्म के दो लक्षण जो हैं मुख्य, वो क्या हैं कि बीजांड अनावृत होगा, यानी कि जो बीज बनेंगे वो फल के भीतर नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा जो लक्षण है वो ये है जिम्नोस्पर्म का कि जाइलम जो होता है उसमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और जो फ्लोएम होता है उसमें सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि जो जाइलम होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, और इसी प्रकार से जो फ्लोएम होता है वो भी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 4 तत्व होते हैं जिनसे जाइलम बना हुआ होता है? पहला है जाइलम वाहिकाएं, जिन्हें वेसल्स कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है जाइलम वाहिनिकाएं, जिन्हें ट्रैकिड्स कहते हैं। तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, जिसे आप जाइलम मृदूतक भी कहते हो। और चौथा है जाइलम फाइबर, जिसे रेशा कहा जाता है। तो ये 4 तत्व होते हैं जाइलम के। जिम्नोस्पर्म की जब अपन बात करते हैं तो बाकी के जो 3 तत्व हैं, यानी कि वाहिनिकाएं, मृदूतक व रेशे, ये 3 तो मिलेंगे, लेकिन जो वेसल्स यानी कि जो वाहिकाएं होती हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में अनुपस्थित होती हैं। साइकस में भी नहीं पाई जाती हैं, पाइनस में भी नहीं पाई जाती हैं। इसी तरीके से जो फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम सामान्यतः 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। चालनी कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा व फ्लोएम रेशे। तो इन 4 तत्वों में से फ्लोएम में भी 3 तत्व तो पाए जाते हैं, यानी चालनी कोशिकाएं मिलती हैं, उपस्थित होती हैं। फ्लोएम की जो रेशे होते हैं वो उपस्थित होते हैं। फ्लोएम मृदूतक जो होता है वो उपस्थित होता है। लेकिन जो चौथा तत्व है जिसे आप सहचर कोशिकाएं कहते हैं वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट पाई जाती हैं। साइकस में भी जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित थी, पाइनस में भी ये एब्सेंट मिलेंगी। जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण ये होता है। जबकि जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि जाइलम में भी 4 तत्व पाए जाते हैं और फ्लोएम में भी 4 तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ जो है, अब अगला जो इसका लक्षण है
कि जो पाइनस है वो किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है। पाइनस आता है कॉनीफरेल्स नामक ऑर्डर के अंतर्गत। अब कॉनीफरेल्स के क्या लक्षण होते हैं। कॉनीफरेल्स में जो पादप आते हैं वो लंबे होते हैं और सदाहरित वृक्ष होते हैं। लंबे और सदाहरित वृक्ष कैसा होगा पाइनस, अपन पढ़ रहे हैं तो एक बार इसको देखते हैं जिससे कि अच्छी तरह से ज्ञात हो सके। तो ये देखें, ज़्यादातर ये जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो ज़ीरोफिटिक होते हैं। ज़ीरोफिटिक मतलब जो शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं उन जगहों पर मिलेंगे जहाँ पर कि जल की थोड़ी कमी होती है। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी जल की कमी होती है, उन जगहों पर ये प्लांट्स मिलेंगे। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ज़्यादा उगे हुए रहते हैं। तो पहाड़ी स्थानों पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो बहुत लंबे हैं। इनकी खास बात यह है कि हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होती है और सदाहरित होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ऐसे वृक्ष कॉनीफरेल्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लक्षण क्या है कॉनीफरेल्स के अंदर, कि ये जो पाइनस होता है जो कॉनीफरेल्स में आता है, इनमें पत्तियाँ जो होती हैं वो सुई के समान होती हैं। इसीलिए इंग्लिश में इन पत्तियों को नीडल भी कहा जाता है। नीडल का अर्थ होता है सुई। पाइनस में अपन देखेंगे कि दो तरह की पत्तियाँ मिलेंगी और दो तरह की शाखाएं पाई जाती हैं। तो सुई समान पत्तियाँ कैसी होती हैं, ये वृक्ष जो है इसमें इस तरीके की पत्तियाँ होंगी, बिल्कुल नुकीली सुई जैसी। तो ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये नीडल कहलाती हैं। तीसरा लक्षण इनका है कि इनमें जो काष्ठ होती है कॉनीफरेल्स के पादपों में वो सघन दारुक होती है। अब ये सघन दारुक क्या होता है, कि काष्ठ क्या चीज़ होती है। पहली बात तो काष्ठ जाइलम को कहते हैं। जो जाइलम है वो दो प्रकार का है, या तो वो विरल दारुक हो सकता है या वो सघन दारुक हो सकता है। जो साइकस अपन ने पढ़ा था, साइकस में विरल दारुक स्थिति पाई जाती थी, जैसे इंग्लिश में मेनोजाइलिक कहा जाता है, जबकि पाइनस में सघन दारुक स्थिति होती है, यानी पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है। अब देखें दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, दोनों में देखें थे अंतर क्या है। इस चित्र में आप देखिए, इधर जो बना हुआ है ये तो मेनोजाइलिक वुड है और ये जो है ये पिक्नोजाइलिक वुड है। ये वाली जो मेनोजाइलिक थी ये मिलती थी साइकस में, ये वाली। और पाइनस जिसको अपन पढ़ रहे हैं अब, पाइनस में मिलती है इस प्रकार की वुड जिसको कहते हैं पिक्नोजाइलिक वुड। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि अंतर क्या है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक होता है सघन और एक होता है विरल। विरल का मतलब होता है कि बहुत दूर दूर स्थित हैं। जैसे ये जो लाइनें दिख रही हैं ये आपको, ये जाइलम की लाइनें हैं, तो ये दूर दूर स्थित है। ये जाइलम इधर तत्व है, फिर बीच में ये मृदूतक है, फिर जाइलम है, ये वाला जाइलम है, फिर बीच में ये गैप है, फिर ये जाइलम है, फिर गैप है, फिर जाइलम है, फिर ये जाइलम है। तो ये बीच बीच में ये गैप पाया जाता है। यानी जाइलम जो है वो दूर दूर स्थित है। जाइलम की जो ट्रैकिड्स हैं वो दूर दूर स्थित हैं। तो ये इस तरह की स्थिति जो होती है वो द्वितीयक वृद्धि के बाद बनती है। तो साइकस में जो वुड होती है उसको मेनोजाइलिक कहा जाता है, जबकि पिक्नोजाइलिक स्थिति पाइनस में मिलती है। पाइनस में देखें ये सब बिल्कुल सटी हुई है, एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक स्थित हैं। तो ये जो स्थिति होती है वो पिक्नोजाइलिक कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है आपको कि साइकस की जो जाइलम होती है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ वो मेनोजाइलिक मतलब विरल दारुक होती है। विरल मतलब कि बहुत दूर दूर स्थित है। और जो पाइनस होता है, पाइनस में द्वितीयक वृद्धि के पश्चात जो जाइलम बनती है वो सघन होती है, बहुत सघन रूप से व्यवस्थित होती है। अब इसका अगला लक्षण क्या है कि नर युग्मक जो होते हैं वो कशाभिकाहीन होते हैं। साइकस पढ़ा अपन ने तो उसमें देखा कि साइकस के जो युग्मक होते हैं, एक तो वो पादप जगत में बहुत सबसे बड़े आकार के होते हैं और दूसरा उनमें कशाभिका पाई जाती थी, जबकि पाइनस के जो नर युग्मक होंगे उनमें कशाभिका नहीं पाई जाएंगी। ऐसा अपन इस चित्र से देखकर ज्ञात कर सकते हैं। ये देखें, ये नर युग्मक हैं और ये नर युग्मक हैं, दो जो हैं ये नर युग्मक हैं, गोल हैं और केंद्रक है इनके मध्य में, और इनमें कशाभिका नहीं पाई जा रही है। अब इसका जो अगला लक्षण है वो है, ये जो 4 लक्षण थे ये कॉनीफरेल्स के लक्षण थे। इसके बाद आते हैं इसका वर्गीकरण के अंतर्गत इसकी फैमिली जिसे पाइनेसी कहते हैं। पाइनेसी कुल की खास बात क्या है कि पौधे जो होते हैं वो उभय लिंगाश्रयी होते हैं। उभय लिंगाश्रयी का मतलब है कि जो नर व मादा जननांग होते हैं वो एक ही पादप के ऊपर स्थित होते हैं। उसी पर नर शंकु बनेगा, उसी पर मादा शंकु बनेगा। जब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों बनते हैं तो वो स्थिति उभय लिंगाश्रयी कहलाती है।
साइकस में इसकी विपरीत स्थिति पाई जाती थी। एक नर पादप अलग होता था साइकस का और मादा पादप अलग होता था, यानी दो अलग अलग प्लांट होते थे। जो नर पादप होता था उस पर केवल नर शंकु निर्मित होते थे और मादा पादप पर केवल मादा शंकु निर्मित होते थे। जबकि पाइनस में एक ही पादप के ऊपर नर व मादा शंकु दोनों बनते हैं, तो इसीलिए ये स्थिति उभयलिंगाश्रयी कहलाती है। इसके अलावा जो प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण होता है उस पर दो बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। ये देखें इस चित्र के द्वारा, ये एक ही पादप है। इस एक ही पादप पे ये तो नर शंकु हैं और ये मादा शंकु हैं। ये दोनों एक ही प्लांट के ऊपर पाए जा रहे हैं। ये देखें नर शंकु का चित्र देखें, ये नर शंकु इस तरीके का नज़र आता है। ये नर शंकु है, गुच्छे में पाए जा रहे हैं। ये मादा शंकु है, ये अकेला चित्र मादा शंकु का है। मादा शंकु इस प्रकार का प्रतीत होता है। अब इसमें अगला जो लक्षण है पाइनेसी का, एक लक्षण इसमें बीच में रह गया है। जो कॉनीफेरल्स अपन ने पढ़ा था तो इसमें एक लक्षण ये वाला रह गया था कि रेजिन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। रेजिन नलिकाओं का पाया जाना पाइनस का विशिष्ट गुण होता है। ये देखें रेजिन नलिकाएं ये क्या होती हैं। ये जब अपन पादप की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से ये बीच में जो खाली ये जो गैप है, ये जो नली नुमा जो भाग अपन को नज़र आ रहा है, ये जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये रेजिन नलिका होती है। इनमें रेजिन नामक पदार्थ भरा हुआ रहता है, पाइनस का विशिष्ट गुण है। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यदि अपन इसी ट्री को इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखते हैं तो रेजिन नलिकाएं कैसी नज़र आती हैं। इस चित्र में ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है तो ये जो गोले आपको नज़र आ रहे हैं, ये गोले ये रेजिन नलिकाएं हैं। ये पाइनस का विशिष्ट गुण होता है, तो ये लक्षण भी आपको ध्यान रखना है। पाइनस के जो ज़्यादातर भाग होंगे जैसे तना है और जो अन्य भाग होंगे उन सब में रेजिन नलिकाएं, पत्तियां होंगी उन सब में रेजिन नलिकाएं उपस्थित होंगी। ये उसका विशिष्ट गुण होता है। तो अगला जो अपन पढ़ रहे थे पाइनेसी का जो दूसरा लक्षण है कि प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण पर दो बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। ये आपको इस चित्र से ज्ञात होगा। ये लघु बीजाणु पर्ण है। ये जो नर शंकु है आपने ये देखें, पहले आप ऐसे समझें कि ये पाइनस का ट्री था, ये पाइनस का ट्री है। इस ट्री के ऊपर ये नरशंकु बने, नरशंकु। अब आपने देखा कि एक नरशंकु ऐसा नज़र आता है। जब अपन इस शंकु की इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, यूं करके आपने इसकी ब्लेड लेकर इस तरीके से यूं करके एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटी। जब अपन ने सेक्शन काटी है तो अपन को क्या नज़र आता है, ये वाला चित्र नज़र आता है। सेक्शन में बीच में तो एक अक्ष होती है और उस अक्ष के चारों तरफ, क्योंकि ये एक बुक का डायग्राम है इसीलिए अपन इसको दो ही तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे अपन देखेंगे तो चारों तरफ ये पत्तियां पाई जाती है। ये दिख रही हैं आपको, ये पर्ण है। इन पर्णों को लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। ये भी लघु बीजाणु पर्ण है, ये भी, दोनों तरफ ये दिख रही है अपन को। और इन पर्ण के अक्ष के भीतर ये जो गोलाकार चीज़ आपको दिख रही है ये लघु बीजाणु धानी है। तो एक पत्ती के ऊपर, जैसे एक पत्ती है तो ये आगे का फ्रंट है इसीलिए अपन को आगे के हिस्से में ये लघु बीजाणु धानी दिख रही है। इसी प्रकार की एक धानी पीछे की तरफ भी होती है, तो एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो हर पत्ती के ऊपर दो लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। ये इसका पाइनेसी कुल का लक्षण है। इसके बाद देखें परागकण जो होते हैं पंखदार होते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो केवल पाइनस में ही पाया जाता है, पंखदार परागकण का पाया जाना। ये जो एक डायग्राम जो है वो रह गया है इसमें, तो इसके परागकण जो होते हैं पंखदार होते हैं। इस तरीके की आकृति होगी, ये यूँ होंगे और उनमें इस तरीके से यूँ पंख निकले हुए रहते हैं। ये इसका विशेष लक्षण है। ये ऐसे पंखदार परागकण केवल पाइनस में ही पाए जाते हैं। अब अगला लक्षण है बीजांडदार शल्क की अपाक्ष सतह पर दो अनावृत बीजांड मिलते हैं। बीजांडदार शल्क क्या चीज़ है? ये जो मादा शंकु है, ये जो मादा शंकु है, ये इस मादा शंकु का जब अपन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी इस तरीके से यूँ अनुदैर्घ्य काटते हैं तो ये चित्र नज़र आता है। इस चित्र में बीच में एक अक्ष है
अक्ष के चारों तरफ यानी दोनों साइड में भी और आगे पीछे ये पत्तियां नज़र आ रही हैं। ये वाली जो बड़ी पत्ती हैं ये ओव्यूलिफेरस स्केल लिखा हुआ है जिन पर, ये बीजांडदार शल्क हैं। और ये जो छोटा छोटा ये जो दिख रहा है ये कांटे नुमा ये निकला हुआ ये, इसको ब्रैक्ट स्केल या सहपत्र शल्क कहते हैं। तो ये इस तरीके का जो कांटे नुमा निकल रहा है ये तो सहपत्र शल्क है। और ये जो बड़ा सा पत्ती नुमा जो ऊपर लगा हुआ है इसके, ये ओव्यूलिफेरस या बीजांडदार शल्क है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो बीजांडदार शल्क है ये इसकी अक्ष में ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये बीजांड होता है। तो बीजांड जो होता है वो बीजांडदार शल्क की अक्ष में पाया जाता है। ये मादा शंकु है। ये एक लक्षण और हो गया कि बीजांडदार शल्क की अपाक्ष सतह पर, यानी जो ऊपर वाली ये पत्ती है इसके ऊपर वाली जो सतह होती है इस पर 2 अनावृत बीजांड पाए जाते हैं। बीज सूखे होते हैं, पंखयुक्त होते हैं। ये देखे होंगे आपने, चिलगोजा कहते हैं इसको। ये इस तरीके के बीज होते हैं पाइनस के। ये पाइनेसी कुल के लक्षण हैं। इसके बाद जो है अब पाइनस, तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आया, ऑर्डर कॉनिफरेल्स, फैमिली पाइनेसी के लक्षण हो गए। अब पाइनस के लक्षण की शाखाएं 2 प्रकार की होती हैं, पत्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की शाखाएं कौन सी हैं? जैसे ये वृक्ष है तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से इस तरीके से दोनों तरफ परपेंडिकुलरली शाखाएं निकलती हैं जो लंबी होती हैं, जिनके ऊपर यहाँ शीर्ष पर एक बड पाई जाती है, कलिका। इस कलिका के कारण ये जो शाखाएं होती हैं लंबाई में इस तरीके से वृद्धि करती रहती हैं। वृक्ष जो होता है वो बाद में ऐसे शंकु की आकृति ले लेता है। तो 2 तरह की शाखाएं मिलेंगी। पहली तो ये लंबी शाखाएं, ये वाली जो असीमित वृद्धि करती रहेंगी, तो असीमित वृद्धि की शाखाएं। अब इन शाखाओं के ऊपर इस तरीके की ऐसी छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं, ये सीमित वृद्धि की शाखाएं कहलाती हैं। तो शाखाएं भी 2 प्रकार की हो गई, एक तो असीमित वृद्धि वाली शाखा और ये छोटी वाली जो सीमित वृद्धि की शाखा। तो इसी तरीके से पत्तियां भी द्विरूपी होती हैं। एक तो आपने देखी थी जैसे यूँ इस तरीके की नुकीली पत्ती है जिसको नीडल कहते हैं, और इसके अलावा जो मुख्य तना होता है उस पर इस तरीके की छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं जिन्हें शल्क पत्र कहते हैं। तो 2 प्रकार की पर्ण होंगी। कौन कौन सी पर्ण होंगी? एक तो होगी शल्क पत्र, एक तो होगी शल्की पर्ण जिसे आप कहोगे, और दूसरी होती है नीडल जिसे सूच्याकार पर्ण कहा जाता है। तो ये 2 तरह की तो होती हैं क्या? पर्ण माने पत्तियाँ। और जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, असीमित वृद्धि की व सीमित वृद्धि की। एक है असीमित वृद्धि की शाखा और दूसरी होती है सीमित वृद्धि की शाखा। तो 2 तरह की शाखाएं और 2 प्रकार की पत्तियां पाया जाना पाइनस का विशिष्ट गुण होता है। ये देख सकते हैं अपन। अब इसके बाद अगला जो लक्षण है इसका, अगले इसके लक्षण और हैं कि नर शंकु गुच्छों में उत्पन्न होते हैं। तो ये चित्र बताता है आपको कि नर शंकु जो होंगे वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं। 6, 7, 8 का ग्रुप होगा। ये सारे नर शंकु हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके के ये सारे नर शंकु हैं जो ग्रुप में पाए जाते हैं। मादा शंकु जो होते हैं या तो अकेले होते हैं या यदि ग्रुप में भी होंगे तो ग्रुप में शंकुओं की संख्या 2 से लेकर 4 तक होती है। तो ये है नर शंकु और ये है मादा शंकु। और मादा शंकु ये 2 हैं, तो 2, 3, 4 इतनी संख्या मादा शंकु की हो सकती है, लेकिन नर शंकु बहुत सारे होते हैं, ढेरों सारे नर शंकु हैं। इसके अलावा भ्रूण जो होता है, आखिरी लक्षण एक और है कि भ्रूण में सरल व विदलन बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो इस तरीके से अपन ने ये जिम्नोस्पर्म पाइनस के वर्गीकरण देखा। ये वर्गीकरण के अंतर्गत इनके गण हैं, फैमिली है, इनका जो ये सब पढ़ने के साथ इनके जो लक्षण हैं ये भी अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा जो बाकी का इसका पार्ट है वो अपन अगली वीडियो में बनाएंगे।